Good evening, everybody. I think all of you are fine. कल मैंने फर्स्ट क्लास लिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू। मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी की जाए। रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया था कि आप में से हर कोई इंटेलिजेंट हैं। एक स्टेज के बाद इंटेलिजेंस में डिफेंस को ज़्यादा नहीं देखा जाता है। किसको देखा जाता है? जो मैंने बताया था कि कितना आपके अंदर में टैक्ट है, कितना आपके अंदर में विजडम है, कितना आप वाइज हैं, कितना आप टैक्टफुल हैं। ये मैंने कल बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, किस तरीके से एटीट्यूड को बहुत ही अच्छा रखना है और एप्टीट्यूड को बहुत अच्छा रखना है। ठीक है। और उससे मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा कल 1 घंटा एक क्लासेज में मैंने आपको एक आउटलाइन बताया था कि किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड में पैनलिस्ट के सामने में पोर्ट्रे किया जाए। रिमेंबर, यू हैव टू बिहेव लाइक अ वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट अ लेमैन। आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि आप एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर, एक जनरलिस्ट के तौर पर, एक न्यूट्रल, नेचुरल और फैक्ट बेस्ड एनालिटिकल आंसर आप दे रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आपको मेरा पर्पस यह है कि आपको इतना ज़्यादा आपके पर्सनालिटी को बैलेंस्ड कर दें कि इंटरव्यू में आप थोड़ा भी डेविएट ना हो। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैसा आंसर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चंस का तो आंसर आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंस का चेक तो होता नहीं है। आप सबको सब कुछ पता है, जर्नलिस्ट हैं आप, सब कुछ पता है। कभी कभी ये होता है कि आपसे वह ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका पर्पस होता है आपके बॉडी के लैंग्वेज को एसेस करना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को वॉच करना। उनका पर्पस होता है आपका जो पर्सनालिटी, जो अंदर जो आपने इनहेरेंट है, पर्सनालिटी जो आप में इनहेरेंट है, उसको एनालाइज करना। उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, और पता भी रहता है तो आपको डाउट रहता है कि आप बोलें कि नहीं बोलें, बोलेंगे तो सही हुआ कि नहीं। जो सेंसिबल पर्सन होंगे उनको एक बात याद रखिएगा कि एक जो व्यक्ति सेंसिबल नहीं होते हैं उनके लिए आंसर देना बहुत आसान है, लेकिन जो सेंसिबल होते हैं उनके लिए आंसर देना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। क्योंकि सेंसिबल व्यक्ति एनालाइज करके आंसर बताते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब देख कर आंसर बताते हैं। उनके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि उनके आंसर्स का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सोच के बताते हैं। संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुर्यात। यहाँ भी वही स्थिति है। आप में तो कोई भी कुछ ही बोल सकता है, लेकिन क्या उस बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा, यह कुछ ही लोग सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं, दे थिंक बिफोर दे स्पीक, दे थिंक बिफोर दे एक्ट, ऐसे व्यक्ति को ही सेंसिबल पर्सन बोला जाता है। तो जब आपको कुछ का आंसर नहीं पता हो तब क्या करेंगे? और जब आपको आंसर पता भी हो, बहुत इजी क्वेश्चन जैसे मैंने कल पूछा था आपसे, पूछ देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तब कैसे जवाब देंगे? इस सब का पर्पस आपके इंटेलिजेंस को चेक करना नहीं होता है। मैंने बताया इस सब का पर्पस एक ही मात्र होता है कि वह आप कितना टैक्टफुल हैं, कितना वाइज हैं। तो कल का जो हम पढ़ाते करीब उसी में आगे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कि आपका जो मूल मंत्र है आंसर का वो है बी पोलाइट, बी फर्म। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बी फर्म बट पोलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार याद रखिएगा। जब मैंने मॉक लिया है या इंटरव्यू क्लासेस लिया है या यूं ही बहुत लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो
लगता है कि देखिए आंसर तो को पता है, आंसर तो को पता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 9th लेटर कौन है। आप इसका आंसर एट रैंडम नहीं बता सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने, ऐसे क्वेश्चन पूछने का कारण है कि वो आपको चेक करते हैं कि आप फर्म है कि नहीं, फर्म मीन दृढ़, और पोलाइट है कि नहीं, मीन्स आप में वो नम्रता है कि नहीं। इसका हिंदी है दृढ़ परंतु नम्र रहें। अगर आपके पास में नम्रता नहीं है, रिमेंबर, आप क्वेश्चंस का आंसर आप नम्रता पूर्वक नहीं देते हैं, विथ पोलाइटनेस नहीं देते हैं, तो बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन बनता है। और नम्रता तभी आएगी जब आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा। याद रखिएगा, एटीट्यूड एक जो कैपेसिटी आपके अंदर में है, जो ध्यान देना है, परिस्थितियों को संभालने की, परिस्थितियों को समझने की, जो आपके अंदर में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो यह बहुत जरूरी है कि आप दृढ़ परंतु नम्र रहें। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपसे पूछा जाएगा क्या भारत सरकार ने आर्टिकल 370 में परिवर्तन लाकर, संविधान के आर्टिकल 370 परिवर्तन लाकर, क्या भारत सरकार ने सही काम किया? तो रिमेंबर, एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, आपके पास में बहुत आंसर हो सकता है। आपके आंसर ये भी हो सकता है कि भारत सरकार ने सही किया, कुछ लोग बोलेंगे गलत किया, लेकिन एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, रादर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के व्यक्ति के तौर पे आपका आंसर कैसे होगा? आप में वह दृढ़ता भी शो करनी पड़ेगी, आप में वह नम्रता भी शो करनी पड़ेगी। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि सरकार कौन होती है सिविल लिबर्टी पर रोक लगाने वाली, अंकुश लगाने वाली। आपको लगता होगा कि सरकार का को अधिकारी किसने दिया है कि जाकर सिविल लिबर्टी पर पूरा रोक लगा दे, इंटरनेट को बंद कर दे, तो फिर लोगों के मूवमेंट पर रोक लगा दे। रिमेंबर, आपका पर्पस यह नहीं है। और आप जो ये सोचते हैं ना, यह इसका आंसर आपके पास खुद है। सरकार के पास में सारा पावर है। इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो इस सरकार के पास है सारा पावर। और आप लोग जानते होंगे जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिला हुआ है, जो हमको मिला हुआ है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर इसका यह है, बहुत ही बैलेंस्ड आंसर है, चूंकि यह कानून बन चुका है। रिमेंबर, और कानून बनने के बाद चाहे कोई भी कानून हो, आपके पास में उससे इतर, उससे अलग कोई आंसर नहीं रहना चाहिए। कल मैंने बताया था कि जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री RCP सिंह से एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 370 के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। बोले कि ये तो अब कानून बन चुका है, तो इस पर हम आपसे क्या डिस्कशन करें। और आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि जब कोई कानून बन चुका है, जब वो संवैधानिक प्रावधान हो चुका है, तो उस पर तो किसी तरह का इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये उठता है, तो आप सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर, चूंकि यह भारत सरकार ने एकदम सही कदम उठाया है और यह कानून, यह ऑलरेडी एक संवैधानिक प्रावधान बन चुका है, ऑलरेडी इंडिया में यह एक रूल बन चुका है, अतः इसके बारे में किसी भी तरह का विश्लेषण, इससे अलावे विश्लेषण करना एक भारतीय के तौर पे अन्याय होगा। जो मेरा ड्यूटी है, जो मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मेरा एज एन इनलाइटेंड सिटीजन ऑफ इंडिया जो मेरी ड्यूटी है, उसको हम फॉलो करेंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो क्या भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में सिविल लिबर्टीज पे जो प्रतिबंध लगाया था, क्या वह सही था?
तो इसका आंसर आपको फंडामेंटल राइट्स के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्ति युक्त प्रतिबंध बंधन में आ जाता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा कि लोकतंत्र की समृद्धि के लिए लोक व्यवस्था अत्यावश्यक है। लोकतंत्र की समृद्धि के लिए लोक व्यवस्था अत्यावश्यक है। अगर लोक व्यवस्था मीन्स पब्लिक ऑर्डर, जब मैंने कल बताया था लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप लोक व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहां से लोकतंत्र समृद्ध होगा आपका? कोई कहां से समृद्ध हो पाएगा आपका? तो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही फर्मनेस के साथ आपका ये आंसर होना चाहिए। एक बात और आज हम पढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपको जो इंडिया की जो ब्यूटी है, इंडिया का जो चार्म है, उसमें कैसे आपको जवाब देना है। रिमेंबर, हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि जैसे कल मैंने पढ़ा था लॉ एंड ऑर्डर, आज आपको हम पढ़ाएंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है। मीन्स सब डिविजनल ऑफिसर्स, बीडीओज, सीओज, जो भी डीएसपीज, और आगे और बताएंगे आपको डीएम, एसपी, सबका क्या, इसमें क्या भूमिका होती है। सिमिलरली हम आपको, जैसे मैंने कल बताया था वो करप्शन के बारे में, फिर मैंने आपको और भी चीज़ बताया था किस तरीके से आपका आंसर फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। आज हम आपको उसी पर आगे ले जाएंगे कि आपका जो राज्य है, राज्य की योजनाओं के बारे में, जो सरकार का जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो सरकार का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, उसको किस तरीके से स्टडी करें। एक एक करके हम हर एक टॉपिक पर आएंगे। तो इसको तो ध्यान देना है, बी फर्म बट पोलाइट। अब जो सवाल उठता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जनरली मान लीजिए, देखिए इंडिया में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, मोर और लेस पूरे इंडिया में सेम है। नोमेनक्लेचर में अंतर है, कहीं पर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कहीं पर उनको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। ये आगे पढ़िएगा इसके ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एसडीओ को जब उनको मजिस्ट्रियल पावर का यूज करते हैं वो, तो उनको एसडीएम बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब वो अपने रेवेन्यू पावर का यूज करते हैं तो कलेक्टर के तौर पे यूज करते हैं, और जब वो दंडाधिकारी का शक्ति का ये प्रयोग करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। इलेक्शन के टाइम में जिला के जो कलेक्टर होते हैं उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोला जाता है। ये सारी शक्ति उन्हीं में निहित है। जिला का में सारी शक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में निहित है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप कलेक्टर भी बोलते हैं, और हिंदी में उन्हें जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी इलेक्शन के टाइम बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जो सारी शक्ति निहित है वह अपने पावर को डेलीगेट करते हैं। जब आपकी पोस्टिंग जब होगी जेपीएससी सिलेक्शन के बाद, तो आप अगर जब जिला पदाधिकारी के अंदर में काम करेंगे तो आपको पावर डेलीगेट किया जाएगा। यू विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कैसे काम करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है उस पावर को आप उनके दिशा निर्देशों के अंतर्गत आप यूज करेंगे। तो सब अब यहाँ पे यही आता है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एसडीओ, बीडीओ, डीएम, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अब क्या क्या काम हो सकता है। पहला काम क्या है जो मैंने कल आपको बताया था, रिमेंबर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, यह जो काम है, मैंने विधि व्यवस्था संधारण, हिंदी में बोलते हैं विधि व्यवस्था संधारण, यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले
कि जम्मू कश्मीर में अगर सिविल लिबर्टी पर, नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसका कारण यही था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। वह संविधान के मूल अधिकारों में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लगाया जाता है। वह सरकार के द्वारा आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, स्वेच्छाचारिता नहीं है, किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं है, किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो मैंने कल बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको कल पूरा बहुत ही डिटेल में बताया था कि किस तरीके से फोर्स का किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे मजिस्ट्रेट का डिप्रेशन किया जाता है। और तो मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से विधि व्यवस्था का संधारण किया जाता है। जब भी कोई ऐसा जुलूस निकलता है या पर्व त्यौहार होता है या कोई या निर्वाचन होता है तो विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिला प्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश निकलता है, संयुक्त गोपनीय आदेश कहते हैं वहाँ पे। दूसरा जो काम होता है वह मेन ये है कि इनका जो काम है दैट इज नोन एज सर्विस डिलीवरी, सेवा प्रदान करते हैं वो। और तीसरा जो मेन काम है जो मैं बता रहा हूं खासकर झारखंड से बहुत इंपॉर्टेंट है वह है कि वह सप्लाई मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं। मेनली काम यही है। कोई भी काम देखिएगा, इससे बोला जाता है कभी कभी एसडीओ का फुल फॉर्म लोग बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, और इस परिप्रेक्ष्य में कभी कभी बोला जाता है एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफिसर। यानी कि अपने यहाँ जन वितरण प्रणाली को बहुत ही स्ट्रांग रखना, को सुदृढ़ रखना, यह प्रशासन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है। कैसे इसको किया जाएगा आपको पता है। झारखंड में आज से कुछ साल पहले की बात है, एक वृद्ध माता जी का, एक वृद्ध दादी का डेथ हो गया था कि उनका आधार लिंक नहीं हो पाया था राशन कार्ड से। पता है आपको, उसमें नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी पर कार्रवाई हो गई। और जब ऐसा केस जाता है, जब माना जाता है कि इसको बोला जाता है कि प्रशासन के तरफ से लापरवाही बरती गई है। कोई वृद्ध दादी कैसे, उनका डेथ कैसे हो जाएगा आधार से लिंक नहीं होने का उनका राशन कार्ड? व्हाई दिस? तो इसलिए ध्यान दीजिए जो मैंने बताया आपको कि सप्लाई मैकेनिज्म, जो आपूर्ति तंत्र है, आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करना, यह प्रशासन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए आपके यहाँ जो जन वितरण प्रणाली है, जो राशन मिलता है, आजकल तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो ये सब काम किया जाता है, रिमेंबर, अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही कोई भी बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। सर्विस डिलीवरी, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, या विभिन्न विभागों की विभिन्न सेवा चाहिए आपको, ठीक है। सेवा और शिकायत में अंतर है। शिकायत से नहीं जोड़िएगा आप। तो सेवा प्रदान करना, ससमय गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना, ये कैसे होगा? ससमय और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना यह प्रशासन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसी के लिए पूरा सिस्टम, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स है, जिसका पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग होता है, उन लोगों को इस पे बराबर ध्यान देना पड़ता है। और जो मैंने इसको बताया विधि व्यवस्था संधारण, विधि व्यवस्था संधारण, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट
प्लस पुलिस ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति होती है। और आप जानते हैं अगर आप सिविलियन ऑफिसर बनते हैं, मीन्स अगर आपका पुलिस सर्विस से इतर और दूसरा सर्विस आप लेते हैं, तो अगर आपकी कहीं पर प्रतिनियुक्ति होती है मजिस्ट्रेट के तौर पे, दंडाधिकारी के तौर पे, तो बिना आपके ऑर्डर के आपके प्रतिनियुक्ति वाले स्तर पे कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके साथ जो पुलिस फोर्स है, जो लाठीधारी पुलिस है या जो जिसके पास है आर्म्स रखा है, वो आपके ऑर्डर पे ही काम करेंगे। तो देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप में उस पूरे जनमानस के बीच में विधि व्यवस्था संधारण करना की जिम्मेदारी आप में निहित है और ये आपका दायित्व है। और रिमेंबर, अगर वहां पे किसी भी तरह की आप चूक बरतते हैं तो आप पर जिम्मेदारी फिक्स की जाती है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है कि क्यों हुआ। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पर संबंधित दंडाधिकारी पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो कार्रवाई उनके द्वारा की गए चूक के समानुपात में होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर चूक उनकी अगर मिनिमल है तो कार्रवाई मैक्सिमल कैसे हो जाएगी। चूक आपके द्वारा की गई चूक के समानुपात में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रशासन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो एसडीओ होते हैं ये सब कुछ देखते हैं। एसडीओ रिमेंबर अनुमंडल के जो हेड होते हैं, अनुमंडल की सारी शक्तियां अनुमंडलाधिकारी में निहित होती है। और मैंने बताया था आपको कि कहावत है, आपको अच्छा भी लगेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना पावर और वीडियो को अगर अपना कार्य की संपूर्ण जानकारी हो जाए तो दोनों पागल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिला प्राधिकारी को इतना शक्ति दिया गया है, जिला प्राधिकारी में इतनी शक्ति निहित है कि अगर वो सारी शक्तियों का उसको नॉलेज हो जाए तो उनको लगेगा कि मैं ऑल पावरफुल हूँ जिला में विकास की धारा बहाने के लिए, जिला में पूर्ण शांति स्थापित रखने के लिए और जिला के लोगों का संपूर्ण विकास करने के लिए जिला प्राधिकारी में शक्ति निहित है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत काम है। एक बात याद रखिएगा, और कोई किसी पद को जाने या ना जाने, लेकिन आम जनता के जिह्वा पर बीडीओ साहब रहते हैं। सब कोई जानते हैं बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब को प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से पाला पड़ता है। सैकड़ों लोग बीडीओ साहब का दर्शन करने आते हैं और उनसे अनुरोध करने आते हैं। तो मैं बता, देखिए एक बात देखिए, अगर आप जिस किसी भी पद पर जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपने पद के साथ न्याय करना है। आप पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, उस पद के अगेंस्ट में आप अधिकारी बनने हैं, उस पद के साथ आपको न्याय करना है। अगर सपोज कि आपने कहीं जनता दरबार लगाया, आप जन शिकायत के पदाधिकारी बने, आपने कहीं पर जनता दरबार लगाया, उस जनता दरबार में आप पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पब्लिक की शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट पब्लिक की शिकायतों को आप निष्पादन करने में विश्वास करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन निष्पादन एंड निवारण। निष्पादन क्या है? पब्लिक की शिकायत हुई कि सर हमारे यहाँ जो जन वितरण की प्रणाली है उसमें हम लोग को समय पर नहीं मिलता है राशन। तो आपने बोला ठीक है, लाइए एप्लीकेशन, उसका जांच करवा। आपने जांच करवा लिया, जांच में उनका जो कंप्लेन है वह सही या गलत कुछ भी हो सकता है। आपने समझा कि इतना ही मेरा काम हो गया, मैंने जांच करवा लिया, तो दिस इज कॉल्ड निष्पादन। आपने उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया, लेकिन आपने उस व्यक्ति विशेष की शिकायत का निवारण नहीं किया। निवारण क्या होना चाहिए? निवारण किसको बोलते हैं? कि अगर उस व्यक्ति की शिकायत है कि उनको समय पर या उनके यहाँ के लोगों को समय पर राशन नहीं मिलता है और सही से राशन नहीं मिलता है, तो जांच करवाकर उन लोगों को समय पर राशन दिलवाना और उस प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, उस तंत्र को सुदृढ़ करना ही निवारण कहलाएगा। तो शिकायत का निवारण यही है। इसलिए बिहार में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया है। और यह इस तरह का अधिनियम और भी जगह है, लेकिन इतना सिस्टमैटिक वे में काम करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। तो वही मैं बताना चाह रहा था
कि किस तरीके से आप पब्लिक के साथ डीलिंग करेंगे। दूसरा जो मैं बार बार जो मैं बताता हूँ आपको कि चूंकि झारखंड में क्या है, वह जनजातीय ट्राइबल बहुल इलाका है, ठीक है ना, जनजातीय बहुल इलाका है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि दे आर कंसिडर्ड टू बी गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ नेचर। वो लोग नेचर के साथ रहते हैं, वो उतना ज़्यादा प्रोस एंड कॉन्स नहीं जानते हैं, परमुटेशन कम्युनिकेशन नहीं जानते हैं, वो इफ एंड बट में विश्वास नहीं करते हैं। वो मान के चलते हैं कि मैन बाय वर्चू इज रेशनल, मैन बाय वर्चू इज गुड, काइंड हार्टेड। यह सच्चाई है। तो अगर आप वहाँ पे अधिकारी बन के जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनसे जुड़िए, उनकी बातों को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नेंस एट डोर स्टेप। गवर्नेंस एट डोर स्टेप यानी कि आपके दरवाजे तक हम सुशासन को लाएं। तो अगर वहाँ के अनुसूचित जनजाति के बहुत ही अच्छे लोगों को, जो प्रकृति से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, रियली उनसे आप जब बातचीत करेंगे, जो उनसे आप इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको लगेगा कि दे आर रियली गिफ्ट ऑफ गॉड इन टुडेज फेज। तो अगर उनकी बातों को कैसे समझेंगे, वो नहीं जानते हैं कि क्या होता है, वो उनसे कि जी बैठा जा, आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है। उनकी बातों में उस तरह का पूट नहीं आ पाएगा। वो बहुत ही सामान्य ढंग से आपसे वार्तालाप करेंगे। वो तो आपसे बोलेंगे जी हुजूर हमारे बेटा के कनिक एडमिशन करवा दीजिए, हम सब बीमार छिए, कनिक हम नीक से कनिक इलाज करवा दीजिए। अब उनको अगर आप प्रक्रिया में उलझा दीजिएगा तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया तो समझते नहीं है उतना। हो आम जनता के साथ जुड़ना आपका काम है। आम जनता को ये विश्वास दिलाइए कि हम आपको हेल्प करेंगे, और प्रशासन हमेशा ही सदैव प्रवृत्त है आपको हेल्प करने के लिए, प्रॉम्प्ट है आपको हेल्प करने के लिए। तो ये इसको कहते हैं गवर्नेंस एंड एट डोर स्टेप। और एक बात याद रखिएगा, झारखंड में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। झारखंड गवर्नमेंट का जो काम है वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो इसमें मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है। पहला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, दूसरा सप्लाई डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, तीसरा सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना। इसी पे पूरा ये अम्ब्रेला है। सरकार जो भी काम करती है, प्रशासन जो भी काम करता है, इसी 3 पैरामीटर, इसी 3 मानदंडों के अनुसार काम करती है। जो सरकार सप्लाई मैकेनिज्म को जितना स्ट्रॉन्ग रखती है, उस सरकार, उस राज्य की जनता के बीच में उतनी अधिक संतुष्टि होती है। जिस प्रशासन में सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सेवा प्रदाता तंत्र बहुत ही सुदृढ़ होता है, वहां के लोग उतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस होता है, वहां पे विकास की बयार बहती है। सच्चाई है। इसलिए मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में क्यों प्रतिबंध लगाया गया था। लोकतंत्र की समृद्धि के लिए लोक व्यवस्था का संधारण अत्यावश्यक है। और इसीलिए एक बात याद रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग 24/7 ड्यूटी पर माने जाएंगे। आप लोग 24/7 ड्यूटी पर माने जाएंगे। बहुत बार मुझे जब हम मॉक लेते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं उन लोगों से कि अगर आप कहीं पर रविवार के दिन आप विधि व्यवस्था संधारण में हैं और अचानक आपको फ़ोन आया कि आपकी माता जी बहुत बीमार हैं, आप 5 मिनट के अंदर में आइए, अदरवाइज आपकी माता जी मर जाएंगी। और उसी समय आपको ये भी फ़ोन आ रहा है कि अगर आप उस जगह पे नहीं पहुंचिएगा जहां पे आपकी प्रतिनियुक्ति है, तो वहां पे विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप? माता जी से मिलने जाएंगे, माता जी का अंतिम दर्शन करने जाएंगे, या विधि व्यवस्था वाले स्पॉट पे जाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको, आपके पर्सनालिटी को वाच करने के लिए इस तरह क्वेश्चन किया जाता है।
इसका एक ही आंसर होगा कि चूंकि एक अधिकारी के तौर पे मेरा जो प्राइम ड्यूटी है वह है विधि व्यवस्था संधारण, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पब्लिक। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम निस्संदेह और स्वतः स्फूर्त तरीके से हम जाएंगे विधि व्यवस्था संधारण में, और कोई आंसर नहीं हुआ। यह पूछा इसलिए आपको बोला था आप 24/7 ड्यूटी पर रह जाएंगे, चाहे संडे हो, कोई है ना, हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, शाम के 5 बजे बाद का समय हो, या सवेरे 9 बजे से पहले का समय हो। रिमेंबर, इस मैंने इसलिए बताया कि आपको लगेगा कि संडे को आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, सवेरे 9 बजे से पहले मैं फ्री हूँ, शाम के 5 बजे बाद मैं फ्री हूँ, हॉलीडे को फ्री हूँ, फेस्टिवल को डे फ्री नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिमेंबर, आपको होली अपने घर पे मनाए हुए कई साल हो जाएंगे, दिवाली में घर गए हुए बहुत साल हो जाएंगे। हो सकता है और लोग दिवाली में अपने घर पे पटाखा छोड़ रहे हों और आप विधि व्यवस्था संधारण में लगे हों। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक अधिकारी के तौर पे अगर आप इस तरीके के ड्यूटी में संलग्न हैं तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप 24/7 ड्यूटी पर रहेंगे आप। और जब आप मुख्यालय छोड़ें, मुख्यालय का मीनिंग है जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उसको मुख्यालय बोला जाता है। और आप मुख्यालय छोड़ेंगे तो आपको सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेके मुख्यालय छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो संडे हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे सवेरे 9 बजे से पहले हो या शाम 5 बजे के बाद हो या कभी भी हो। मुख्यालय छोड़ने के लिए आपको संबंधित सक्षम पदाधिकारी से आपको अनुमति लेके ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप माने जाते हैं कि 24/7 ड्यूटी पर हैं। यू आर नॉट ऑफिसर फॉर योर पर्टिकुलर ऑफिस, यू आर अ फील्ड ऑफिसर। आप फील्ड ऑफिस, इसलिए मैं बता रहा था कल कि आप तो हो सकता है सवेरे 5 बजे निकल जाएं, सवेरे 5 बजे निकल जाएं कहीं पर विधि व्यवस्था संधारण में, इंक्रोचमेंट हटाने में, या मनरेगा इंदिरा आवास जांच में, इंदिरा आवास योजना के जांच में निकल जाएं आप। अब इसका नाम वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो अगर आप जांच में निकलेंगे, एक लंबे इलाके में आपको जांच करने जाना है, तो क्या आप ऑफिस समय से पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप माने जाएंगे ड्यूटी पर है, आपका कोई अटेंडेंस तो बनता नहीं है, आप माने जाएंगे कहीं भी हैं तो आप माने जाएंगे ड्यूटी पर हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप 24/7 आपको हमेशा ही मुस्तैद रहना होगा कि कब आपको किधर कूच करना पड़ जाए। हो सकता है कभी रात में 9 बजे मीटिंग हो, क्यों नहीं हो सकता है भाई? अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ बाढ़ आ गई है, आपके यहाँ बाढ़ आ गई है, आपके यहाँ भूकंप में लोग प्रभावित हो गए हैं, कहीं आगजनी हो गई है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं अभी ऑफिस के बाद मैं नहीं जाऊंगा? ऑफिस के लिए तो आपके कर्मी ऑलरेडी हैं ही, जो ऑफिस टाइम में ऑफिस में काम करते हैं, और उनका बाजाप्ते अटेंडेंस बनता है, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, चाहे वो हाजिरी पर अटेंडेंस बनता हो। आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 24/7 ड्यूटी पर है। इसलिए मैं बता रहा था कि यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो आपका जवाब होगा, वह जवाब ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद लगना चाहिए कि हमारे अंदर यह नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम इस मानसिकता के हैं, हमारा एटीट्यूड ये है, हमारा एप्टीट्यूड ये है कि हम अगर विधि व्यवस्था संधारण के लिए मुझे कूच करना पड़े, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे हमारी माता जी आईसीयू में भर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, हम विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रॉम्प्ट रहेंगे। मानवीय संवेदना से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर आपको बहुत ही निरपेक्ष वे में काम करना होगा। बिकॉज मैंने कल बताया था कि सबका एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं।
बोला जाता है ना, कहीं भी अगर विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो यह सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर है, डीएम और एसपी को तुरंत कुछ करना होगा उस स्पॉट की ओर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है। सोचिए, ये डीएम भी जब मुख्यालय छोड़ते हैं तो वह सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेके छोड़ते हैं। एसपी भी जब मुख्यालय छोड़ते हैं तो सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेकर छोड़ते हैं। पर एक बार याद रखिएगा कि जब डीएम जब मुख्यालय छोड़ते हैं तो उनके जगह पर डे टू डे वर्क करने के लिए, दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए कोई न कोई प्रभार में रहते हैं। सिमिलरली अगर आप एसडीओ बन जाते हैं, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाते हैं, तो अगर आप मुख्यालय छोड़ते हैं तो आपके जगह पर कोई न कोई दैनिक कार्यों के संपन्न करने के लिए प्रभार में रहेंगे। बजाते उसका एक चार्ट निकलता है कि आपकी अनुपस्थिति में कौन काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, एक बात याद रखना है, ये सब जो मैंने बताया आप ध्यान दे रहे होंगे। आपका जो इस सबको समझना है कि इस सब का जो मेन काम है वह है इस सब का जो मेन काम है वह है पब्लिक इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनहित, और पब्लिक ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक व्यवस्था। इसका मेन काम यही है, प्रशासन का मेन काम यही है, पब्लिक इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना। पब्लिक का जो काम है, पब्लिक का क्या काम है, जो मैंने बताया था आपको, उनको समय पर उनको सर्विस मिले, समय उनका उनको सप्लाई मैकेनिज्म में कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो यही पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर है। इसलिए आप देखिएगा, जब भी आप जब अधिकारी आप बन जाते तो आप ऑर्डर निकालेंगे, कार्य हित में या जनहित में यह काम किया जाना अत्यावश्यक है। और आप ऐसा लिखते हैं तो माना जाता है कि आपको उसकी समझ है। और रिमेंबर, मैंने बताया ना आपको कि आप हमेशा ड्यूटी माने जाएंगे। और सपोज दैट एक जस्ट एग्जांपल देंगे थोड़ा सा समझने के लिए, कि अगर दुर्गा पूजा के टाइम में अष्टमी को अवकाश है, अवकाश मीन्स सार्वजनिक अवकाश है, झारखंड सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन मैंने बताया कि आप तो अवकाश का सदुपयोग कर नहीं सकते हैं बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के, और आप उस दिन ड्यूटी पर हैं, विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी पे हैं, आपकी प्रतिनियुक्ति कहीं पर है जहाँ विधि व्यवस्था संधारण की आवश्यकता है। और तो क्या होता है, उस स्थिति में वो माना जाता है कि आप सार्वजनिक अवकाश के दिन जनहित के कार्यों में संलग्न रहे हैं, अतः उसके विरुद्ध, यानी कि उस सार्वजनिक अवकाश पर आपके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के एवज में आपको किसी कार्य दिवस को आपको अवकाश स्वीकृत किया जाता है, अगर आप ऐसा डिमांड करते हैं तो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। देख कितनी बड़ी बात है, सरकार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, सरकार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। ये बात ध्यान रखना है, जो मैंने कल बताया आपको कि अगर आप नीति ग्रिटी को समझिएगा, आपको लगेगा, देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो परसेप्शन जो बना दिया गया है वह गलत बना दिया गया है, और आपका काम उस छवि को भी सुधारना है। आपका काम मैंने बताया आपको कि एक प्रशासक के तौर पे आपका काम प्रशासन की छवि को जनता के बीच में बहुत ही साफ रखना है। इसलिए जब भी होता है तो उसको बोला जाता है, जब भी कोई घटना घट जाती है तो वो अधिकारी ज़्यादा सफल माने जाते हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग किए रहते हैं, जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, पता चला कि अमेरिका से कोई ऐसा सेंटेंस वहाँ से निकला और आपके गिरिडीह में जाके गिरिडीह के लोगों के बीच में विद्रोह कर दिया।
और गिरिडीह के लोग रोड पर उतर आए। बाद में पता चलता है कि नहीं, यह बहुत ही गलत, जो अमेरिका से जो कुछ लोगों ने ऐसा किया है, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ऐसी स्थिति में कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या पूरी समुदाय हर जगह, जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों के बीच में आपके 3-4 अपने लोग हैं, अपने लोग ऐसे हैं जो रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम करते हैं, तो वैसे लोगों से आप आराम से हर स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं चाह रहा था इसमें एक एक करके कि किस तरह से आंसर हो। तो आपको देखिएगा, जब भी आपका कोई आंसर होगा, इंटरव्यू के पैनलिस्ट जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं सरकार के एक्शन के बारे में, तो आप इस दोनों टर्म का यूज कर सकते हैं कि टू मैक्सिमाइज पब्लिक इंटरेस्ट, टू प्रिजर्व पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया। आपके हर क्वेश्चंस का आंसर कॉन्स्टिट्यूशन में छुपा हुआ है, चाहे वह सरकार के द्वारा कोई सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम क्यों लागू किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। दुर्गा पूजा में या कुछ ऐसी जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है या कभी लोग धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, तो सरकार द्वारा क्यों वहां पर निषेधाज्ञा लागू की जाती है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो जनता को अगर ये, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो नहीं बताता है कि जो हाईली लिबरल है, अल्ट्रा लिबरल है, उनको लगता है कि अगर लोग रोड पे अगर रोड को जाम कर रहे हैं तो सरकार रोड को जाम होने दे। अरे भाई, ऐसी बातें नहीं है। सरकार को पब्लिक ऑर्डर, सरकार का मूल काम है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। और रोड जाम का मैंने बताया कि लोक व्यवस्था अगर सुधरी ही नहीं है, लोक व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं है, तो लोकतंत्र कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता है आपका। तो इसी पर मैं बताना चाह रहा था। अब आता है जो मैं बताऊंगा कि गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। आपका जो भी, ये हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स का जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये सब बहुत ध्यान रखना है। आप इस ऐसे टर्म का यूज करेंगे ना, तो आपका माना जाए कि आप एक बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे, एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप जवाब दे रहे हैं। अदरवाइज माना जाए कि आप लेमैन के तौर पे जवाब दे रहे हैं। माना जाए कि लेमैन के तौर पे आप जवाब दे रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ सिंपल चीज, एक चीज और मैं जो मैंने कल बताया था कि आपका जो सोर्स होगा दैट वुड बी ऑथेंटिक सोर्स है, फैक्ट बेस्ड मैंने बताया था। कोई प्रमाणिक स्रोत जब रहेगा, उससे जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप माना जाए कि आप सही जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इलेक्शन हो रहा है, बहुत लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा, इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा। नो वन नोज कि कितना सीट किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भविष्य के गर्त में जो है उसको आप 100% उससे मैंने जो भविष्य के गर्त में अभी है, जो आगे होने वाला, उसको आप पहले 100% एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जो मैंने बताया आपको, जैसे गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो दी जाती है, या झारखंड गवर्नमेंट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो दिया जाता है, झारखंड गवर्नमेंट के जो वेबसाइट पे रहता है, वो सभी ऑथेंटिक सोर्स है, आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने कल जैसे बताया था कि जो यूक्रेन का जो मामला है, वह मामला रसिया और नाटो के बीच का मामला है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अगर ये सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ कोविड के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से एक भी डेथ नहीं हुआ, तो दिस इज फैक्ट। आपका इससे बियॉन्ड कोई आइडिया नहीं होना चाहिए। क्यों ये फैक्ट है? क्योंकि सरकार तो साइंटिफिक मैनर में काम करती है, जो डाटा उसके पास अवेलेबल है उसी पर तो सरकार बोलेगी ना।
अदरवाइज माना जाएगा सरकार झूठ बोल रही है। तो सरकार सत्य बोल रही है और उस पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं ऑथेंटिक सोर्स। तो मैंने जो बताया कि आपका जो आंसर होगा इंटरव्यू ये बात जाएगा, 15-20 मिनट ही अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में जवाब देना है, बहुत ही अच्छे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के साथ। तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो आंसर जो है ना, आंसर देने में ये सब काफ़ी काम देगा, हर सेंटेंस काफ़ी काम देगा, हर वर्ड काफ़ी काम देगा वो सब आंसर देने में। अब जैसे मैं बताना चाह रहा था इसमें कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, इसमें ये झारखंड के लिए, खासकर झारखंड में इस पे काफी चर्चा होती है, और आप होलिस्टिक वे में देखें तो इस पर चर्चा हर जगह होती है। कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज माना जाता है जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे अभी गवर्नेंस उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया है, और गवर्नमेंट जो ना बहुत ही हार्डकोर मैनर में काम करती है। तो इसको तो समझना होगा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया था गवर्नेंस नॉट गवर्नमेंट, गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप, प्रशासन आपके द्वार, सुशासन आपके द्वार। तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, इसी मैं बता दूं आपको कि आप जानते होंगे राज्य की परिभाषा, जो पॉलिटिकल डिफिनीशन है वो बोला जाता है कि राज्य की परिभाषा आप जानते होंगे कि राज्य एक संस्था है जिसके पास में 4 अवयव होते हैं, 4 कंपोनेंट होता है, उसको राज्य कहते हैं। कौन कौन 4 कंपोनेंट है? जिसके पास में लैंड है, जिसके पास में पॉपुलेशन है, जिसके पास में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, और जिसकी अपनी सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, तो उसको बोलते हैं राज्य। इस हिसाब से इंडिया एक राज्य है, झारखंड एक राज्य नहीं है, बिहार एक राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, क्योंकि सबके पास में जो उसको यूनिट्स इंडिया के यूनिट्स उसके पास संप्रभुता नहीं है। कौन संप्रभु है इंडिया में? इंडिया में संप्रभु कौन है? इंडिया में कौन सॉवरेन है? इंडिया की जनता सॉवरेन है, सॉवरेन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो ये हुआ गवर्नमेंट, या एक एजेंसी है, सरकार या राज्य की एक संस्था है, राज्य का एक घटक है, जिसके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो फिर आखिर गवर्नेंस क्या है, जिसको हिंदी में कहीं की बोलते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस ही बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिमेंबर, गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा सा ये दोनों क्या है, इससे ज़्यादा जरूरी है आपको जानना चाहिए। अब आप लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में जा रहे हैं, दोनों क्या है इससे ज़्यादा जरूरी जानना, दोनों करती क्या है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है ना, वो बाय इट्स स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट में विश्वास करती है, प्रवर्तन। और गवर्नेंस जो है ना, इन्फोर्समेंट से विश्वास नहीं करती है, वह करती है फैसिलिटेशन में विश्वास। माने उसको सरलीकरण जिसको बोलते हैं। और भी कुछ आप हिंदी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब टर्म जो है ना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का टर्म है, इसलिए हर जगह आपको हिंदी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने हिंदी बताने की मैंने कोशिश किया है। देखिए दोनों में कैसे डिफरेंस है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आप बदमाशी करते हैं तो आपके बदमाशी के समानुपात में, आपके अपराध के समानुपात में सरकार आपको दंड देगी। सरकार उसमें कहीं गलत नहीं है। उस दंड में आपके विरुद्ध आर्थिक फाइन भी हो सकता है, आपके विरुद्ध जेल भी हो सकता है, और आपके विरुद्ध मृत्युदंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और गवर्नेंस में क्या होता है? नहीं। तो ये बात ध्यान देना है कि वह सरकार क्या कभी स्ट्रांग होगी जो अपने जनता को पनिशमेंट देती है,
या जिसके जिसके मैक्सिमम लोग पर कार्रवाई चल रहा हो, तो माना जाता है कि उस देश का जो सिविल सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी जो मैंने बताया था पहले, नागरिक समाज माना जाता है कि वहां की सिविल सोसाइटी बहुत ही पुअर है। सवाल बात सही है ना, जिस समाज के लोग गंदे हो जाएं, गंदे का मीनिंग क्या है, अगर वो शिक्षा पर ध्यान न दें, अगर वो महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की सेफ्टी पर ध्यान न दें, वहाँ के वृद्ध और परेशान हों, माता पिता परेशान हों, तो कहाँ से माना जाएगा कि वहाँ वो समाज अच्छा है? नहीं माना जाएगा। तो सरकार क्या करती है, वो सरकार जो मानी जाती है कि हम परिवर्तन माने इन्फोर्स करेंगे कि अगर आप बदमाशी कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब क्या है कि वो समय नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि भाई हमारा पर्पस है नहीं। आजकल बोला जाता है, इधर रसिया यूक्रेन के बारे में बोला जाता है कि चाहे ईरान इराक में बारे में बोला जाता है कि दो चीज़ है, एक है रेजिम चेंज और एक है बिहेवियर चेंज। आप लोग पढ़े होंगे साइकोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में या बहुत जगह। एक है रेजिम चेंज और एक है बिहेवियर चेंज। रादर देन ट्राइंग फॉर रेजिम चेंज, माने उसकी सत्ता में परिवर्तन से ज़्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है, वी शुड ट्राई फॉर बिहेवियरल चेंज। व्यवहार में परिवर्तन बहुत जरूरत है। यही चीज़ बोला जाता है कि चूंकि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान ये रियलिटी, और पाकिस्तान का गलत व्यवहार भी रियलिटी है। रेजिम में परिवर्तन हम क्या करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो जोरी क्या है कि इंडिया वहाँ पे बिहाइंड द वेल, इंडिया ट्रैक टू डिप्लोमेसी अपनाती है और बोलती है कि हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के लोगों में अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक भावना लाएंगे। तो जैसे जैसे पाकिस्तान में के लोगों के बिहेवियर में चेंज होगा, वैसे वैसे पाकिस्तान अच्छा होगा और इंडिया का नेबर अच्छा हो जाएगा। यही बात है। इराक में सरकार ने, अमेरिका ने रेजिम चेंज कर दिया, अफगानिस्तान में सरकार ने रेजिम चेंज कर दिया। क्या यूएसए गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो गई? नहीं हुई। वही बातें भी चल रहा है रसिया यूक्रेन के बारे में। रसिया बोला जाता है, रसिया चाह रहा है कि वहां पे रेजिम चेंज करो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रसिया को चाहिए कि वह या तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, या जहां पे गलत व्यवहार उसको लग रहा है वहां पे वैसा परिवर्तन ले आए। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि जो गवर्नेंस है, जैसे सपोजेट आज से 40 साल पहले क्या था इंडिया में? इंडिया में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह माना जाता था अत्यावश्यक, माना जाता था। सती प्रथा कई साल पहले वो भी मानी जाती थी कि एकदम वो इंडिया में वैधानिक माना जाता था लोगों के द्वारा कि यह सरकार द्वारा, भगवान द्वारा बनाया गया नियम है। ठीक, इस तरह का सोचिए कितनी गलत बातें थी ये। मानवाधिकार का कहीं भी ले, मानवाधिकार का बोलने लेते, मानवाधिकार का कहीं भी कोई सम्मान नहीं था। लोगों को यह बताने में, समझाने में बहुत समय लग जाता था कि भाई बाल विवाह बहुत गलत चीज है, शराब बहुत गलत चीज है, दहेज प्रथा बहुत गलत चीज है, सती प्रथा बहुत गलत चीज है। या झारखंड में जो हर जगह बुराइयां हैं, हर जगह कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो सरकार क्या विवश करके ऐसा काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। सरकार विवश करके ऐसा काम नहीं कर सकती है। आपको याद होगा जब परिवार नियोजन के लिए इंडिया में 70-80 में जब वो शुरू किया गया था अभियान, तो लोगों को एकदम विवश जब कर दिया गया था, तो माना गया कि परिवार नियोजन का जो अभियान था फेल कर दिया। और आज आप देखिए, कोई भी इंडियन नहीं चाहता है, कोई भी इंडियन नहीं चाहता है कि वह परिवार नियोजन का जो मापदंड है उसका उल्लंघन करे।
एक समय था जब हर व्यक्ति को 4, 5, 6, 7 बच्चे हुआ करते थे। आज बहुत कम लोगों को 2 या 3 से ज़्यादा संतान है। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने उनको एजुकेट किया, सरकार ने उनको बताया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए स्मॉल फैमिली। तो वहां पे सरकार ने गवर्नेंस को सुदृढ़ किया, सरकार ने फैसिलिटेट किया उसको एजुकेशन देकर, उसको सही माहौल देकर, उसको अच्छी भावना उसके अंदर सेंसिबिलिटी को उत्पन्न करके। देखिए बहुत सक्सेसफुल है। और इंडिया एक ऐसा महान कंट्री है, मैंने बताया था वो कब कि इंडिया इज द मोस्ट फ्लोरिश्ड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया का सर्वाधिक सुविकसित प्रजातंत्र है। यह दुनिया के हर विचारक ने स्वीकार कर लिया है, या दुनिया के हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्वीकार कर लिया है, हर थ्योरिस्ट ने स्वीकार कर लिया है। हम एक मात्र ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी को पहले अपनाए और विकास अपने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो विकास से पहले डेमोक्रेटिक हो गया। हम आज भी डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं शुरू से ही। जब आप देखिए चाइना को, चाइना बहुत ही डेवलप कर रहा है, क्या डेमोक्रेटिक है? नहीं है। देखिए सिंगापुर को, क्या डेमोक्रेटिक है? नहीं है। देखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका को, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में विकास करा? नो, पहले वह विकसित हो चुका था, तब वह डेमोक्रेसी को अपनाया। देखिए फ्रांस को, पहले उसने विकास का जो आयाम था उसको प्राप्त कर लिया, तब डेमोक्रेसी को अपनाया। देखिए यूनाइटेड किंगडम को, दुनिया का एकमात्र कंट्री इंडिया है जिसका डेवलपमेंट फुल्ली डेमोक्रेटिक है, जिसका डेवलपमेंट फुल्ली डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया हम धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। ये सब चीज हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि ये सब आपको एक बैलेंस्ड आंसर देने में हेल्प करेगा इंटरव्यू में। तो जो गवर्नेंस है, आइडिया ऑफ इंडिया में हम फिर डिटेल में बताएंगे बात। गवर्नेंस है, गवर्नेंस का जो काम है वह है जनता के बीच में जनता को विकास करने लायक, जनता को के सर्वांगीण विकास के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाना। यह गवर्नेंस का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का तो आप जानते हैं, हम लोग आजकल लेसेज फेयर सिद्धांत में काम कर विश्वास। दुनिया का हर गवर्नमेंट लेसेज फेयर गवर्नमेंट है। लेसेज फेयर गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट व्हिच गवर्न्स द लिस्ट। माने वह गवर्नमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है जो सबसे कम शासन करती है। गवर्नमेंट का काम नहीं है आपको शिक्षा देना, ये आपके लिए स्कूल बनाना और रोड बनाना और आपके लिए पुल बनाना, सब गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप जाइए अमेरिका में, पता नहीं जब अमेरिका में जब मंदी आती है, वहाँ के कई इन्वेस्टर्स वहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मिनिमम रोल वहाँ पे है। गवर्नमेंट एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाती है। तो जब इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, उसको लगता है कि गवर्नमेंट हमको सहायता नहीं कर पाएगी, तो इन्वेस्टर लोग वहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। आप देखे होंगे, चाहे 2007-8 का वहाँ पे रिसेशन आया हो, चाहे उससे पहले का रिसेशन आया हो, चाहे कभी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में माना जाता है कि गवर्नमेंट आपके लिए हमेशा खड़ी है सुख दुख में। गवर्नेंस एकदम स्ट्रांग है, पूरी तरह से स्ट्रांग है। इसलिए क्या है आपको पता है, जब इंडिया में जो माओइज्म जो टैकल करने की बात है, नक्सलवाद, इस पर हम डिटेल कभी क्लास लेंगे, क्योंकि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो माओइज्म को टैकल करने की बात है, अब माओइज्म को गवर्नमेंट नहीं टैकल कर सकती है। माओइज्म को टैकल करने के लिए गवर्नेंस को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और गवर्नेंस को सुदृढ़ करने का मतलब है डोर स्टेप पर गवर्नेंस को पहुंचाना होगा। आप भाई, वो तो हमारे लोग हैं ना, जिनको आप सो कॉल्ड माओइस्ट कहते हैं, जिनको आप सो कॉल्ड अलग अलग नाम से पुकारते हैं, नक्सलिस्ट, माओइस्ट, क्या वह बाहर से आए हैं? नहीं, वो तो इंडिया के लोग हैं, वह झारखंड के निवासी हैं,
तो फिर उन लोगों को आप क्रश कैसे कर सकते हैं? आप और सबको जेल दे देंगे, आप सब पर कार्रवाई कर देंगे, तो फिर आपके यहाँ लोग रहेंगे कौन? और एक बात बोला, चाहे देश वैसा ही होता है जैसे वहाँ के लोग होते हैं। अगर इंडिया में अगर मुकेश अंबानी नहीं होते, इंडिया में अगर नारायण मूर्ति नहीं होते, इंडिया में अगर ये नंदन नीलकेनी नहीं होते, इंडिया में अगर रतन टाटा नहीं होते, तो इंडिया का नाम होता क्या? वो बोला जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो एक बहुत ही अच्छा एक आंसर था कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज दैट इंडिया हैज नारायण मूर्ति व्हाइल चाइना डज नॉट हैव। सोचिए, हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि इंडिया का नाम पूरी दुनिया में है। आपको पता है ना, इंडिया बहुत पैरामीटर पे वर्ल्ड में फर्स्ट है। आप बताइए कि अमेरिकन कंपनी अपने वर्क को आउटसोर्स करती है हैदराबाद और बंगलोर से। कंपनी बात है, एक बुक आई है वर्ल्ड इज फ्लैट, आज से 15 साल पहले आई थी। थॉमस फ्रीडमैन न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट हैं, उसको लिखे हुए हैं। उसको पढ़िए, आपको लगेगा कि किस तरीके से इंडिया फेमस, किस तरह से इंडिया वर्ल्ड का एकमात्र कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के रोल मॉडल है। चाहे वो अफ्रीका का कंट्री हो, चाहे वो एशिया का कंट्री हो, चाहे इवन अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का कंट्री या कोई भी हो, ये जो रोल मॉडल काम करता है वो इंडिया करता है, न कि चाइना करता है। दुनिया का कोई कंट्री नहीं चाहता है कि चाइना को इमिटेट करे। नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू इमिटेट चाइना। क्यों? कि चाइना के बारे में आज ही बोला जाता है। एक बुक आई थी, द पॉसिबल कोलैप्स ऑफ चाइना। चाइना के बारे में आज ही बोला जाता है कि चाइना में डेवलपमेंट तो हो रहा है, मान लीजिए बहुत अधिक डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन लोग वहां के असंतुष्ट हैं। सेटिस्फैक्शन इंडेक्स पे चाइना बहुत नीचे है। और जिस तरह आपको मैंने बताया था एक बार, आप लोगों को तो अभी नए हैं, पहले वाले क्लासेज में और लोगों को जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि देखिए, अगर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो होता है, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा आंसर देने में हेल्प करेगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा, सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है, इंडियंस बहुत आगे है, बहुत ऊपर है संतुष्टि मानक पे, और चाइनीज कहीं नहीं है। क्यों? आपको मैंने बताया था ना, ये आप लोग पढ़े होंगे कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, उसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दोनों को एक साथ शुरू कर दिया। पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, और ग्लासनोस्ट का मीनिंग है ओपननेस, डेमोक्रेटाइजेशन। तो उसने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर दिया और लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार देना शुरू कर दिया। फल हुआ कि लोगों को जो समस्या थी, लोग वहां पे आवाज उठाना शुरू कर दिए। और चूंकि वहां की गवर्नमेंट बोली नहीं, हम लोगों की भावनाओं के अनुसार चलेंगे, और सोवियत यूनियन 15 पार्ट में टूट गया। चाइना ने क्या किया था, उसने पेरेस्ट्रोइका तो चालू किया, मीन्स इकोनॉमी में सुधार लाना चालू किया, लेकिन लोगों को उसने ग्लासनोस्ट नहीं दिया, माने वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो लोगों का वहां पे विकास तो काफी हो रहा है चाइना का, दिन दुनी रात चौगुनी से विकास हो रहा है, लेकिन क्या माना जाता है कि चाइना दुनिया के लिए खतरा है। माने चाइना का अपना पॉलिसी है पीसफुल राइज ऑफ चाइना। अब बोला जाता है कि यह जो है ना गलत है, पीसफुल राइज चाइना का होता है, हो ही नहीं रहा है, वो दुनिया के लिए खतरा है। और इसलिए दुनिया के लिए चाइना कोई रोल मॉडल नहीं है, इंडिया का रोल मॉडल है। तो बोला जाता है कि चाइना में जैसे 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 डेमोक्रेटाइजेशन आएगा, प्रजातांत्रिकरण होगा, वैसे 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 चाइना टूटता जाएगा। और ये सच्चाई है। इसलिए बोला जाता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि इंडिया हैज ऑलरेडी पास्ड द लिटमस टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच चाइना हैज नॉट। तो इसी को हम बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। क्या? तो जो माओवाइज्म जो इंडिया में है, आप झारखंड में जो है, इसको दूर करने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? एक सशक्त सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी है एक सुदृढ़ शासन देना। ये एक ही बार सब नहीं हटने वाला है।
एक बार पढ़ाई लीजिए। हो जाएगा सर। कैसे? तो क्लिक कीजिए हैं? इस पे, हाँ एक बार और, हाँ इसको फैन से। चलो मैं समझ कि मैंने जो आपको बताया कि जो माओइज्म है इसको कैसे इंडिया में से दूर किया जाए, कैसे होगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है कि क्या हमको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, क्या हमको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए? नो, नो। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये था कि हमको निरंकुश सरकार नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग यहां पे क्या हुआ? निरंकुश, निरंकुश सरकार नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस। क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस, सुशासन चाहिए। गुड गवर्नेंस क्या करती है? देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विश्वास करती है दंड व्यवस्था में, जो गवर्नमेंट का पार्ट है दंड देना। लोक व्यवस्था, मान लीजिए कि कोई अगर बदमाशी करता है तो उसके समानुपात में दंड देना। गवर्नेंस ने क्या है कि वह पब्लिक के लिए एक अच्छा माहौल बनाती है। क्या क्या इसका पार्ट है? वह एजुकेशन देगी पब्लिक को, वह इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएगी, वह फैसिलिटेट करेगी, वह ऑर्केस्ट्रेट करेगी। अब बोलिएगा सर इस जगह मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग सब एक ही चीज है। आप अगर सरकार द्वारा अगर जनता को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, अच्छी शिक्षा दे दी जाए, तो क्या शिक्षित लोग कभी भी हिंसा पर आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रिमेंबर, एक आज की समय में बोला जाता है कि अगर कोई आह्वान कर दे कि यहाँ पे 200 लोग जमा हो जाओ, तो 200 लोग उसमें मिलेंगे ही नहीं। क्यों जी? सब लोग अपने अपने काम में शामिल हैं, ना तो मोबाइल के थ्रू वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो यही चीज अगर आप प्री 91 देखते, 1991 से पहले, तो एक आह्वान होता था, हजारों लोग रोड पे निकल जाते थे। आज वो संभव नहीं है, आज वो संभव ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने अपने काम में संलग्न है और वो संरचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क में संलग्न है। तो सरकार उनको एजुकेशन दे, सरकार एक उपयुक्त माहौल बनाए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, कि इनेबल हो। इनेबल का मीनिंग क्या है? महिलाओं की स्वतंत्रता वहां पे रहेगा, और महिलाओं की स्वतंत्रता रहेगी तो लड़कियां भी पढ़ेंगी, और लड़कियां पढ़ेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ इंदिरा नूई बनेंगी, कुछ ना कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगी, माने हर फील्ड में जाएंगी। वो फैसिलिटेट करे सरकार कि अगर मान लीजिए किसी को स्कूल में जाने, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो सरकार उनका एडमिशन को अच्छी तरीके से सरल प्रक्रिया अपनाकर एडमिशन करवाए, उनके लिए उनको बुक उपलब्ध करवाए, उनको कॉपी उपलब्ध करवाए, उनको अच्छे टीचर दे, सब कुछ दे। और सरकार ऑर्केस्ट्रेट करे, मैंने सब एक ही चीज़ है, सरकार अच्छा काम करे तो माना जाएगा कि गुड गवर्नेंस है। और जब गुड गवर्नेंस रहेगी तो प्रशासन आपके द्वार आएगी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या मुझे बताइए, कोई माओइज्म कुछ रहेगा इंडिया में? नहीं रहेगा। इसलिए आप देखिएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का जो डाटा आता है आप पढ़िएगा उसको, उसमें बहुत अच्छा रहता है और उसमें इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। वो ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि आप अगर बदमाशी कर ही रहे हैं, आप अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके लिए तो IPC CRPC है ही, वो जो दंड संहिता उसके अंतर्गत आप कार्रवाई होगी ही। लेकिन सरकार अंधाधुंध कार्रवाई नहीं करती है। सरकार का पहला फर्ज होता है गुड गवर्नेंस, सुशासन लाना। सुशासन के लिए जो मैंने बताया था वो, और इसी का ये मैंने जो बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप झारखंड का जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको ये सब पूछा जाएगा कि किस तरह, तो इसका एक ही चीज़ है। और जैसे मैंने बताया था कि माओइज्म, मान इंडिया में इसको बहुत नाम से बोला जाता है, नक्सलवाद का मेन कॉज क्या है? मेन कॉज ये है गवर्नेंस का फेलियर।
माने सरकार और शासन की विफलता माओ नक्सलवाद के प्रादुर्भाव का कारण है। सच्चाई है, हर किसी ने स्वीकार किया, सरकारें भी स्वीकार किया है। सरकार अगर वहां पे महिलाओं की स्वतंत्रता, लोगों की शिक्षा, विधि व्यवस्था, विकास, इस सब पे काम करती तो क्या कोई असंतुष्ट होते? और जब असंतुष्ट नहीं होते, डिससेटिस्फाइड नहीं होते, तो क्या कोई सो कॉल्ड नक्सल बनते या माओइस्ट बनते? नहीं बनते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से आंसर, देखो ध्यान देना है। इस सब का मेरा जो कल भी जो मैंने क्लास लिया था और आज भी जो मैंने लिया है और आगे भी जो हम लेंगे, इसका एकमात्र पर्पस ये है कि आपको बहुत ही बैलेंस्ड वे में आंसर देना सिखाएं। और मैंने आपको बताया था कल ही कि जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपका जो आपको मार्क्स मिलेगा वह इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर कितना क्वालिटी से देते हैं। और उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।